हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनकी बेसिक डिफिनेशंस को देखेंगे कि भाई कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। फिर इनके मैथमेटिकल टर्म के जरिए इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसी कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं और जनरली इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई फ्लूइड कितनी आसानी से अपने वॉल्यूम में चेंज होने देता है जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। जो फ्लूइड जितनी आसानी से अपने वॉल्यूम में चेंज होने देता है वो उतना ही कंप्रेसिबल कहलाता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड स्टील है और एक कंटेनर में लिक्विड है और एक कंटेनर में गैस भरी हुई है। तो जो सॉलिड स्टील है उसका वॉल्यूम हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और जो लिक्विड है जो कंटेनर में फिल है उसका वॉल्यूम भी हमने क्या लिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और जो गैस है उसका वॉल्यूम भी 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी असल में होती क्या है। हमने बताया ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल टर्म हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, स्टील पे के ऊपर प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। ये क्या है, क्यूब है स्टील का, तो हर तरफ से क्या करा, एक प्रेशर लगाया, कोई भी प्रेशर लगाया। मान लीजिए 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, इस पार्टिकुलर स्टील पे 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक एक्सटर्नल प्रेशर सारे डायरेक्शन से लगाया। स्टील क्यूब है। उसी तरीके से ये जो लिक्विड कंटेनर है यहां पर भी हमने क्या किया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया। इसी तरीके से इस गैस पे जो कि कंटेनर में फिल है इस पे भी हम लोगों ने क्या किया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक प्रेशर लगाया। हमने क्या किया, तीनों सब्सटेंस पे, जिसमें क्या है, एक सॉलिड है और दो क्या है, फ्लूइड है, और इन फ्लूइड में एक लिक्विड है और एक गैस है। सबके ऊपर बराबर का क्या किया, प्रेशर लगाया, जबकि इनके वॉल्यूम भी क्या थे, बराबर थे। तो अब जब हम देखेंगे तो इस पार्टिकुलर स्टील में वॉल्यूम में चेंज सबसे कम होगा, उसके बाद वॉल्यूम में चेंज थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील इस लिक्विड में, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज किसमें होगा, इस पार्टिकुलर गैस में। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब हमने बताया ना सिर्फ हम समझने के लिए देख रहे हैं जबकि वॉल्यूम में इतना हैवी चेंज नहीं होता है। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में चेंज हुआ, इसे हम लोग लिख लें डेल्टा वी से। किस पे, स्टील में, जब हमने 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया। अब लिक्विड में जब देखेंगे तो लिक्विड में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो होगा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने बताया ना कि स्टील से ज्यादा कंप्रेसिबल है हमारा लिक्विड ज्यादा आसानी से अपने वॉल्यूम में चेंज होने देता है एज कंपेयर टू स्टील या फिर सॉलिड के। अब जब हम गैस को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमको वॉल्यूम इसमें चेंज होने को देखने को मिलेगा, 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज किसमें होगा, गैस में। तो सेम प्रेशर लगाने पे हमने देखा कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो गैस में सबसे ज्यादा है, उससे कम लिक्विड में है और सबसे कम क्या है, सॉलिड में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी गैस क्या है, ज्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू लिक्विड। और यही बात हम लोग लिक्विड के बारे में कह सकते हैं कि लिक्विड हमारा ज्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इससे हमें यह क्लियर हो गया कि असल में कंप्रेसिबिलिटी है क्या। कंप्रेसिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस या फ्लूइड की वो एबिलिटी है जिससे वो कितनी आसानी से पार्टिकुलर वॉल्यूम में चेंज ला देती है एक माइनर सा प्रेशर लगाने पे। तो हम लोग बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं फ्लूइड। हम लोग फ्लूइड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी को ज्यादा अच्छे से शो करता है, क्योंकि जो सॉलिड हैं वो अपने वॉल्यूम में बहुत माइनर सा चेंज लाते हैं और हमें कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए वॉल्यूम में ज्यादा चेंज देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम में ज्यादा चेंज विजिबल होगा तो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे।
अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी है किसी भी फ्लूइड की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब जब प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद प्रेशर बढ़ाने पे ये कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ये कैसे डिक्रीज होती है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्या किया, कंटेनर को थोड़ा बड़ा बनाया है और इसमें क्या है, हमारे मान लीजिए गैस भरी हुई है और इस गैस में क्या है, इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं। गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। इस तरीके से हम कुछ मॉलिक्यूल बना रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। मान लीजिए कि क्या किया हमने, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। इनिशियल स्टेज में मान लीजिए यहां पर था, ये यहां पर था, इसका वॉल्यूम था V। फिर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इस तरीके से। जब इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से पिस्टन। मान लीजिए कंटेनर ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी पहले वाली उससे क्या करेगा, ये मान लीजिए यहां पर थी, तो ये डेल्टा V वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। डेल्टा V वॉल्यूम हमने क्या किया था, कोई इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा P लगाया था। डेल्टा P मतलब जो हम नॉर्मल प्रेशर लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग इसी वजह से लिखते हैं जनरली डेल्टा P। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा V हो गया। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पे कंप्रेसिबिलिटी घटती क्यों है। तो हमने बताया ना कि जब आप कंप्रेस करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर था, ये क्या करेगा, ये पास आ जाएगा इस तरीके से, और ये मॉलिक्यूल भी पास आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी पास, ऐसे ऐसे आ जाएंगे पास कंप्रेस करने पे। तो कंप्रेस करने पे मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। अब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, और पास आएंगे इस तरीके से, और प्रेशर बढ़ाओगे और पास आएंगे, और पास आते जाएंगे। तो इनके पास आने की एक लिमिट है। फिर जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक ही ये मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, एक लिमिट तक ही मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते। आप प्रेशर को चाहे जितना बढ़ा दो। तो जब प्रेशर को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तब भी आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी। हमने बताया कि कैसे डिक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं और एक लिमिट के बाद ये मॉलिक्यूल उससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी ही है जो वॉल्यूम में आसानी से चेंज होने दे। अब वॉल्यूम में आसानी से चेंज नहीं हो रहा है, जबकि प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला भी देख सकते हैं। जैसे कंप्रेसिबिलिटी होती है क्या, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। इधर लिखे दे रहे हैं चेंज इन प्रेशर। तो यही पार्टिकुलर चेंज इन प्रेशर में कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, वही हमारी कंप्रेसिबिलिटी होगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है हमारी एप्सिलॉन V से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जिसके वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि एक लिमिट तक प्रेशर बढ़ाने के बाद कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि हम अगर जो देखें तो प्रेशर जो है हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो ये कंप्रेसिबिलिटी क्या करेगी, एक टाइम के बाद डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल क्या करता है, अपने वॉल्यूम में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो। तो जो भी मटेरियल या जो भी फ्लूइड अपने वॉल्यूम में चेंज को जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, उनका बल्क मॉड्यूलस उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि हमने क्या देखा था कंप्रेसिबिलिटी के केस में, तो कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी थी कि आप कितनी आसानी से उस पार्टिकुलर फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हमारा बल्क मॉड्यूलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, या फिर कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉड्यूलस के। तो
देख लें, जो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग क्या लिख रहे थे, बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1/k। बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, और के क्या है, बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस को हम लोग जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हमने बात कही कि जो बल्क मॉड्यूलस है ये रेजिस्टेंस है अपने वॉल्यूम में चेंज होने का, मतलब जिसके वॉल्यूम में जितना कम चेंज होगा, इसका मतलब उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज होने की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसका बल्क मॉड्यूलस उतना ही ज्यादा होगा और उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे बल्क मॉड्यूलस जस्ट उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी के। अगर हम सॉलिड का केस लें, हमने क्या किया है, सब में बराबर प्रेशर लगाया है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी सबका क्या था, बराबर था। तो जब हमने देखा, पहले स्टील का केस देखा तो स्टील में चेंज इन वॉल्यूम हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने केस देखा था लिक्विड का 3 सेंटीमीटर क्यूब, स्टील से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में चेंज हुआ था। गैस में 6 सेंटीमीटर क्यूब सबसे ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम हुआ था। तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जबकि प्रेशर सब में बराबर लगा हुआ है। इसका मतलब स्टील में अपने वॉल्यूम में चेंज होने देने की जो एबिलिटी है, यानी जो रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा ज्यादा है। इसी की वजह से हम लोग इसके वॉल्यूम में कम चेंज कर पा रहे हैं, तो इसका बल्क मॉड्यूलस क्या है, ज्यादा है। लिक्विड का वॉल्यूम में थोड़ा ज्यादा चेंज हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज की रेजिस्टेंस की एबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है स्टील से। अगर हम गैस देखें तो गैस में वॉल्यूम में चेंज होने देने से रोकने की एबिलिटी क्या है, सबसे कम है। इसी वजह से इसके वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। तो बल्क मॉड्यूलस गैस का क्या है, सबसे कम है। इसी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। जैसे हमारा कंप्रेसिबिलिटी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस होगा चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखते हैं बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी के मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं और देखते हैं कि ये जो इनके फार्मूले हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो जब गैस भरी हुई है तो इस गैस का वॉल्यूम मान लीजिए V है और इसका इनिशियल प्रेशर P है। तो हमने क्या किया, लेट V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर, P क्या है, इनिशियल प्रेशर, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया। पहले P प्रेशर लग रहा था और उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर एक डेल्टा P प्रेशर बढ़ाया। क्या किया, इसके ऊपर डेल्टा P प्रेशर हमने बढ़ा दिया। तो ये पिस्टन क्या करेगा, मान लो मूव करके यहां आ गया। ये पिस्टन जो है मूव करके यहां आ गया। ये पहले स्टेट 1 पे था, फिर ये मूव करके स्टेट 2 पे आ गया। तो इसका जो वॉल्यूम क्या है, ये मान लो पहले V1 था, वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा V। क्लियर है। तो इसको मान लीजिए PI इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या हो गया, PF इज इक्वल टू PI प्लस डेल्टा P हमने बताया बढ़ाया। तो डेल्टा P प्रेशर क्या किया, हमने बढ़ाया। P पहले से लग रहा था, इसको हमने PI माना है और डेल्टा P प्रेशर हमने बढ़ा दिया। तो पिस्टन यहां से यहां आ गया, वॉल्यूम V2 हो गया और डेल्टा V का चेंज आया, मतलब वॉल्यूम डेल्टा V कम हो गया। तो V फाइनल कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। V फाइनल मतलब V2। तो V फाइनल जब हम देखेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम में से डेल्टा V वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब ये नीचे वाला वॉल्यूम।
तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डेल्टा P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो हमने बताया था कि चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये रेशियो भी हमारा बल्क मॉड्यूलस कहलाता है। तो हम लोग देखें कि चेंज इन प्रेशर कितना होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं चेंज इन प्रेशर डेल्टा P फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर मेरा है PI प्लस डेल्टा P, क्योंकि डेल्टा P हमने बढ़ाया है और PI पहले से लग रहा है। तो P प्लस डेल्टा P, जिसको हम लोग PI बोल रहे हैं। और इनिशियल प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर हमने बताया था चाहे आप P मान लीजिए या PI मान लीजिए, तो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा PI। तो यहां से हम लोग देखें तो PI क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर क्या बचेगा, डेल्टा P। अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी बचेगी। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन V। हमने बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखें चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम देखते हैं कितना है, फाइनल वॉल्यूम V2 हमने बताया था, पहले V था या V1 था, उसमें से डेल्टा V घट गया तो V2 बचा। तो फाइनल वॉल्यूम था V माइनस डेल्टा V। तो यहां लिख दें V माइनस डेल्टा V माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमने क्या बताया था कि इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने क्या माना है, V1 या फिर VI। तो डायरेक्ट V भी लिख सकते हैं, V1 VI या फिर V सब क्या है, सेम वॉल्यूम हमने मान रखे जो कि क्या है, हमारे इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये V कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस डेल्टा V। तो जब हम लोग चेंज इन प्रेशर देख रहे थे तो प्रेशर क्या हो रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो पॉजिटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जब हम लोग चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं तो हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो यहां पर नेगेटिव का सिर्फ मतलब यही है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो लिक्विड या फ्लूइड ले रहे हो, जैसे हम लोगों ने गैस ली है, तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब देखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस कितना आएगा। तो बल्क मॉड्यूलस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर होता है डेल्टा P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें वैल्यू रख दें, चेंज इन प्रेशर हमारा क्या था, डेल्टा P ही था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने बताया था डेल्टा V बाई V होता है। तो डेल्टा V हम लोगों ने कितना निकाला है, जिसकी वैल्यू आई है माइनस डेल्टा V, और इनिशियल वॉल्यूम V ही था। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख दें माइनस डेल्टा V अपॉन V, इस तरीके से। तो ये बल्क मॉड्यूलस का एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। हमने बताया ना कि यहां निगेटिव साइन लगा होता है, कभी कभी ये लोग निगेटिव ऊपर भी लगाते हैं, ऐसे इस तरीके से फार्मूला लिखा होता है कई जगह पर, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। तो निगेटिव साइन का मतलब यहां पर सिर्फ यही है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीमेंट होगा। मतलब हमेशा आपको चेंज इन वॉल्यूम जो मिलेगा वो हमेशा निगेटिव मिलेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने जहां पर इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। यहां पर बल्क मॉड्यूलस होता क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वही जो प्रेशर की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपली रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, यहां भी हम लोगों ने देखा है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो यूनिटलेस होता है। तो बल्क मॉड्यूलस जो हमारा आ रहा है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही जो प्रेशर की होती है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो बहुत सी जगह पर बल्क मॉड्यूलस की यूनिट पास्कल भी लिखी होती है। हालांकि पास्कल एक छोटी यूनिट है, जब मैक्सिमम हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहां पर गीगा पास्कल या फिर मेगा पास्कल दिया होता है। अब इसी से हम लोग देख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी कितनी आएगी। कंप्रेसिबिलिटी बीटा से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉड्यूलस दोनों सेम चीज है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग इसलिए यूज करते हैं
क्योंकि जब हम फ्लूइड पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो अपने वॉल्यूम में चेंज करता है, फिर जब आप प्रेशर हटाते हैं तो अपने वॉल्यूम को क्या करता है, वो रीगेन कर लेता है। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो के क्या आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा 1 अपॉन, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये टर्म पूरा ऊपर चला जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा वी बाई वी अपॉन डेल्टा पी। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी बीटा। तो अब कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, हमने बताया ना कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉड्यूलस का जस्ट रिवर्स है। तो बल्क मॉड्यूलस की यूनिट थी हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब बल्क मॉड्यूलस को थोड़ा हम लोग और मैथमेटिकली समझते हैं कि भाई बल्क मॉड्यूलस कैसे रिलेट करता है कंप्रेसिबिलिटी को और कंप्रेसिबिलिटी कैसे रिलेट करती है बल्क मॉड्यूलस को। तो बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट हम लोग हुक्स लॉ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर जो हमारे पास कोई क्या है, इस तरीके से रॉड है, इसकी लेंथ L है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस पे P प्रेशर लगाया और इसका एरिया मान लो A है। तो जब हम P प्रेशर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस मान लिया हमने सिग्मा लिख दिया, जो स्ट्रेस होता है वो इसमें डेवलप हुई स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। कई जगह पर लिखा होता है इलास्टिक लिमिट, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ यह बताता है कि जब आप इसमें स्ट्रेस लगाओगे या फिर जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें स्ट्रेन के। तो स्ट्रेन क्या होगी, जब आप प्रेशर लगाओगे तो इसमें डेल्टा एल मान लो चेंज हो गया, तो स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है इस तरीके से, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई एक क्यूब है, आपने क्या किया, हर डायरेक्शन से क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, F लगाया फोर्स, हर डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस तरीके से हर डायरेक्शन बराबर फोर्स लगाया, इसका एरिया है। तो हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। बात आई समझ में। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। यहां पर क्या हो रहा था, जब हम लोग यहां पर फोर्स लगा रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा था, उसकी लेंथ बढ़ रही थी। इस बार हमने क्या किया, पूरे क्यूब पे हर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लगाया है। तो जब आप हर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लगाएंगे तो उसमें बराबर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके वॉल्यूम में कमी आएगी। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है K एप्सिलॉन V, यही K कहलाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी से हम लोग लिखते हैं K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन V, जो हम लोगों ने भी लिखा था कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो चेंज इन प्रेशर, इसी को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। अभी जो हम लोगों ने बल्क मॉड्यूलस का एक प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है वॉल्यूम के फॉर्म में, बल्क मॉड्यूलस K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कैसे डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, K इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई V। हमने बताया ना, ऊपर लिखिए या माइनस या नीचे लिखिए, बात एक ही है। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है। अगर हम डेंसिटी पर नजर डालें, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो भी हो जाएगा मास के बराबर। अब हम लोग क्या करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट पार्शियली। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो दो टर्म है, जब दो टर्म होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहला टर्म हम लोग ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड, रो dv प्लस, फिर सेकेंड ऐसे ही लिखा रहने देते हैं v, फिर फर्स्ट वाले क्या करते हैं डी रो,
और मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है क्योंकि मास वेरी नहीं करेगा। जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो या तो डेंसिटी वेरी करेगी या तो वॉल्यूम वेरी करेगा। तो डेंसिटी वॉल्यूम दोनों वेरी कर सकते हैं, पर मास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अब ये टर्म क्या करें, उधर कर लें इस तरीके से, रो dv इज इक्वल टू माइनस, ये उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, v d रो। तो ये v इधर ले आए तो dv बाई v इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो। डी रो का मतलब चेंज इन डेंसिटी। अब हम लोग क्या करें, माइनस को इधर ले आए, माइनस dv बाई v इज इक्वल टू डी रो बाई रो। हम लोग यहां पर dv लिख रहे हैं या फिर डेल्टा v लिखें या फिर dv लिखें, बात एक ही है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डेल्टा लिखिए, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है, और जब d लिखते हैं dv या d रो, तो वहां पर क्या है, चेंज का अमाउंट क्या है, थोड़ा कम है और कोई खास फर्क नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस dv या डेल्टा v बाई वी को डी रो बाई रो कहां लिख दें, इस वाली इक्वेशन में। कौन, जो हम लोग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पहले निकाल चुके हैं। इक्वेशन 1 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या कर दें, वैल्यू रख दें, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां क्या करें, डेल्टा p हो जाएगा, और हमने बताया ना कि माइनस dv बाई वी क्या हो जाएगा, डी रो बाई रो हो जाएगा, डी रो बाई रो हो जाएगा। इस तरीके से एक चीज यहां इंटरेस्टिंग है देखने वाली, क्योंकि जब हम वॉल्यूम देख रहे थे तो वॉल्यूम के साथ क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, जबकि डेंसिटी के साथ निगेटिव टर्म हट गया है। मतलब जब हमने बल्क मॉड्यूलस के फार्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है तो वहां पर से माइनस हट गया है। तो ये वैसे क्लियर भी है, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम में चेंज आता है हमेशा डिक्रीमेंट का, और जब आप डेंसिटी को देखते हो तो डेंसिटी हर बार क्या होती है, प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है। इसी वजह से ये हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और वॉल्यूम में के केस में क्या दिख रहा है, हमें निगेटिव दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक फार्मूला हमारा हो गया इस तरीके से डेंसिटी के टर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू डेल्टा पी या फिर डीपी भी लिखते हैं अपॉन डी रो बाई रो। अब इसी फार्मूले को क्या करें हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी के लिए देख लें। तो देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का क्या हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई के डी रो बाई रो इंटू डेल्टा पी। तो इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 बाई रो डी रो बाई डेल्टा पी या फिर डीपी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, अगर हम चेंज इन डेंसिटी को देखें, अगर ये हमारी 0 है, मतलब हमारी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो डी रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जब हम देखेंगे तो बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो और आपकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल है। फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अगर बीटा 0 है और फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, तो उसके लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, k इज इक्वल टू 1 बाई बीटा होता है, तो 1 बाई 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, और कहीं कहीं पे भी हम लोग इसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जाहिर सी बात है, जब आप कंप्रेसिबिलिटी आपकी 0 आ रही है तो किसी मटेरियल के अंदर इतनी ज्यादा रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है कि वो वॉल्यूम में बिल्कुल चेंज होने ही नहीं दे रहा है। हमने आपको बताया भी था, बल्क मॉड्यूलस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट उल्टा। अगर कोई भी पार्टिकुलर वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर इतना हैवी रेजिस्टेंस है कि वो बिल्कुल वॉल्यूम में चेंज होने को रेजिस्ट कर रहा है। और यही वॉल्यूम में चेंज होने के रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम लोग बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारा अगर ये जो डी रो है, ये अगर जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, मतलब डेंसिटी में चेंज आ रहा है जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। अगर डेंसिटी में चेंज आ रहा है प्रेशर बढ़ाने पे, तो इसका मतलब जो हम लोग फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, कंप्रेसिबल है। तो हम लोग इस फार्मूले से देख करके बता सकते हैं कि
कि कौन सा पार्टिकुलर फ्लूइड क्या है, कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हम जैसे ही देखेंगे तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो चेंज इन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमें पता है कि जब गैस हम लोग देखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उस स्टेज में बहुत कम होती है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी प्रेशर लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आते हैं, एकदम से डेंसिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग कहेंगे डेंसिटी चेंज ज्यादा हो गया प्रेशर लगाने पे, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फार्मूला देख के कई सारी चीजें क्या होती हैं, हमें क्लियर हो जाती हैं। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।